भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, जिसके अंतर्गत उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र को शामिल किया गया है। जैसा कि पहले हमारा पॉइंट जो है, पहला उद्योग क्षेत्र। प्रारंभिक दौर, जब हमारा देश स्वतंत्रता से पूर्व जब उद्योग का विस्तार किया, वह एक सीमित माना जाता था, क्योंकि कुछ ही बड़े उद्योग शामिल थे, जिसमें जूट, सूती वस्त्र, लौह इस्पात, सीमेंट आदि को संचालित करते थे। लेकिन उस समय हमारे देश की लगभग 80% जो जनसंख्या है वह गांवों में निवास करती थी, जिसमें उद्योग में भी रोजगार की जो दृष्टि से कुटीर उद्योग की भूमिका को क्या माना गया था, महत्वपूर्ण माना गया था। लेकिन श्रमिकों का एक बड़ा समूह इन छोटे छोटे ग्रामीण व्यवसायों में क्या थे, कार्यरत थे। जैसा कि दंड आरेख के माध्यम से आप देख सकते हो कि 1950 से 51 से 2009 से 10 के बीच जो 60 वर्षों में अंतराल में जीडीपी कहने का अर्थ जो घरेलू उत्पादक को माना गया है, जिसमें उद्योगों का योगदान लगभग 17% से बढ़कर वह 28% हो गया है। लेकिन इसी अंतराल में कुछ रोजगार में भी उद्योगों की भागीदारी जो लगभग 11% से बढ़कर 22% हो गई है। तो इन 60 वर्षों के अंतराल में क्या हो गया, उद्योग का विस्तार भी हुआ था। लेकिन जब उत्पादन एवं रोजगार में यह वृद्धि हमारी क्षमता के अनुरूप नहीं हुई थी। जैसा कि आज़ादी के बाद जब उद्योगों का विकास हुआ, तब सरकार ने कई कदम तो उठाए, लेकिन इनके प्रमुख उद्देश्य जो औद्योगिक विकास के साथ साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और आत्मनिर्भर को प्राप्त करना था। इसलिए वे नवीन उद्योग की स्थापना करने के लिए सरकार ने आधारभूत उद्योग, जिसमें शामिल हैं बिजली, खनिज, धातु, मशीनरी आदि पर जोर दिया था, और इनकी जरूरत सभी कारखानों में होती है, जिसके फलस्वरूप यह माना जा सकता है कि उद्योग के सहारे ही अन्य उद्योग क्या कर सकते हैं, तेजी से स्थापित होने लगे और इससे उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि हुई। जैसे कि आधारभूत उद्योग की स्थापना करना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि इसमें विशाल पूंजी, समय एवं साथ ही साथ लंबे समय लग सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे बिजली उत्पादन के लिए बिजली घर की स्थापना में लगभग 5 से 10 वर्ष लग जाते हैं। इसलिए ये उद्योग सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हो गया था, वस्तुओं के जो उत्पादन में आत्मनिर्भरता व रोजगार में वृद्धि के लिए खानों की स्थापना जो है वह तेजी से प्रयास किया जाने लगा, क्योंकि वृहद या बड़े उद्योग में जैसे लौह इस्पात, बिजली घर, खनिज आधारित संयंत्रों की स्थापना सरकारी क्षेत्रों से ही प्रारंभ हुई थी, क्योंकि यह लंबे समय का कार्य है और पूंजी भी विशाल लगता है। अगला पॉइंट है जैसे सुधारों का दौर। जब उद्योग के विकास के लिए जब सरकार ने नई नीतियां अपनाई थी, तब उसमें क्या हुए थे, कुछ परिवर्तन आए थे। कुछ क्षेत्रों में उत्पादन का अधिकार जो है वह छोटे उत्पादक को भी दिया गया है, जैसे हैंडलूम का अर्थ होता है हाथ करघा, जो कपड़ा उत्पादन पर कार्य होता है। बड़े उद्योगों को इस क्षेत्र का उत्पादन की अनुमति तो नहीं दी गई, लेकिन बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से ये उद्योग बच सकें। साथ ही इन छोटे उद्योगों से भी अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन बड़े उद्योगों के लिए क्या है, लाइसेंस प्रणाली की व्यवस्था की गई थी और उनके उत्पादन की मात्रा भी एक निश्चित कर दिया गया था। इसका अर्थ है जैसे समय के साथ औद्योगिक नीति जब कठिनाई आने लगी, तब उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रणाली को भी माना गया था, जो एक बड़ी जटिल समस्या भी थी, क्योंकि उसमें कागजी कार्रवाई करने में बहुत लंबे समय लग सकता है और कुछ प्रभावशाली लोगों को भी आसानी से लाइसेंस प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इसके बड़े उद्योगपति को लाभ हुआ, लेकिन वे छोटे उद्योगपति को समस्याओं को भी सामना करना पड़ा और कुछ क्षेत्रों में
जो बड़े उद्योगपति का एकाधिकार जो है वह स्थापित करने के लिए वे क्या कर गए, एक क्षेत्र में जो प्रतिस्पर्धा नहीं रही, जिससे यह था कि जो तकनीकी का विकास था वह प्रोत्साहन नहीं मिल पाया और उत्पादन की मात्रा भी सीमित हो गई। तो इस प्रकार प्रारंभिक दौर पे देखा जाए तो उद्योग जगत जो है उत्पादन और रोजगार शुरू में तेजी से तो बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ वह प्रक्रिया में कई समस्याएं भी आने लगी थी जो उद्योग के विकास को कम कर दिया गया। जैसा कि सरकार द्वारा तो संचालित कई फैक्ट्रियां जो घाटे में चलने लगी, इन्हें चलाए रखने के लिए भी सरकार प्रतिवर्ष सहायता राशि प्रदान करती रही, लेकिन उम्मीद थी कि ये फैक्ट्रियां आत्मनिर्भर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। तो वह हमारी व्यवस्था को पूंजी की कमी व बेरोजगार की समस्या सामने आने लगी। इससे यह हुआ कि सन जब 1990 के दशक में औद्योगिक नीति के परिवर्तन किया गया तो इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास तो किया, लेकिन नए उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिला या फिर कुछ वस्तुओं के जो आयात निर्यात की छूट भी दी गई थी। और उद्योग नीति जो है इसमें बदलाव व अन्य देशों में निजी उद्योगों को भारत में आने को भी प्रोत्साहन मिला। इससे यह हुआ कि लाइसेंस प्रणाली थी वह समाप्त कर दी गई और कई उद्योगों को कुछ सुनिश्चित क्षेत्रों के लिए अनुमति भी दिया, जिससे वह घाटे में चल रहे जो सरकारी कारखाने को सुधारने के लिए भी निजी लोगों को क्या किया, आमंत्रित किया और जो प्रतिस्पर्धा थी वह बढ़ गई। और साथ ही साथ सरकारी उद्योगों को भी परिवर्तन के लिए भी प्रोत्साहित किया गया, जिसमें उत्पादन में वृद्धि तो हुई और साथ ही साथ उदारवादी तकनीकी जो तरीके हैं उद्योग, कल कारखाने, सूचना और संचार क्षेत्र भी जो निजी और विदेश निवेश आमंत्रित किया गया और इसमें नए उद्योगों की स्थापना कार्य भी प्रारंभ हुआ। उद्योग में रोजगार, जैसे कि जब उद्योग में अत्यधिक मशीनीकरण के कारण क्या हो गए थे, कम श्रमिकों को रोजगार मिलने के अवसर मिले, जिससे एक बड़े स्टील कारखानों ने सन 1951 में सन 2005 का जो उत्पादन 5 गुना बढ़ा और कर्मचारियों की संख्या आधी हो गई थी, क्योंकि वह सन 1991 में उत्पादन लगभग 10 लाख टन का था, वह अब 85,000 जो श्रमिक कार्यरत थे, जबकि सन 2005 में यही उत्पादन जो है 50 लाख टन हो गया, लेकिन कर्मचारियों की संख्या लगभग 44,000 कर दी गई थी। कई काम जो ऐसे हैं जिसे ठेका या मजदूरी पर दे दिए जाते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, इस प्रकार के उद्योगों में रोजगार की आशा के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई, जबकि उत्पादन तो बढ़ा। तो इसमें उद्योग में रोजगार के अवसर है वह कम होती गए, जिसका प्रमुख कारण था मशीनीकरण का उत्पादन। उद्योग के उपक्षेत्र, जैसा कि उत्पादन एवं रोजगार, जब दोनों को बढ़ावा मिला और कैसे मिला इसके बारे में वर्णन करेंगे। तो इसके लिए जैसे उद्योग उपक्षेत्र समझना, इसका अर्थ है उद्योग के अंतर्गत जब विनिर्माण होता है, विनिर्माण का अर्थ वस्तुओं को बनाना, जैसे बिजली है, गैस, जल आपूर्ति, खनन, निर्माण आदि क्या है उद्योग में शामिल किया गया है। लेकिन विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से जो कच्चे माल में नए उत्पादन में बदला जाता है, और विनिर्माण उद्योग क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण उप क्षेत्र माना जाता है। जैसे वर्ष 2009 और 10 का उप क्षेत्र जो हिस्सेदारी जीडीपी में 16% थी, लेकिन वह लगभग आगे 5 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किया। जैसे विनिर्माण एक संतुलित या अर्थव्यवस्था का आधार भी माना जा सकता है, लेकिन जो विकसित देशों के विकास का एक अहम कारण रहा, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो वह हर विकसित देश का विनिर्माण की वृद्धि को बहुत महत्व दिया था और इसके कारण अन्य क्षेत्र की मांग भी बढ़ जाती है। जैसा कि विनिर्माण प्राप्त से उत्पाद जो है हमारे जीवन में कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं और उपयोगी उत्पाद जो बनाने के लिए एक उचित तकनीकी खोजना और उसे सभी के लिए सुलभ
कराना भी आवश्यक या लक्ष्य माना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे है खाद्य प्रसंस्करण या आधारभूत वस्तु और वस्त्र उद्योग। भारत में क्या है, विनिर्माण के प्रमुख उद्योग को शामिल तो किया, लेकिन जो लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग माना है, क्योंकि इस्पात का जो उत्पादन किसी भी देश की विनिर्माण की क्षमता या संकेत को माना जाता है। और खाद्य प्रसंस्करण एवं जो वस्त्र उद्योग है हमारे देश के रोजगार में अधिकतर अवसर जो है प्रदान करते हैं। और वस्त्र उद्योग को विनिर्माण क्षेत्र में भी एक विशेष उद्योग है, क्योंकि इसके अंतर एक ऐसा उद्योग माना जाता है जिसके शुरू से अंत तक भारत में पूरी तरह से क्या है, आत्मनिर्भर माना गया है। जैसा कि आप इस तालिका के माध्यम से देख सकते हैं, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग रोजगार की स्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें वर्ष और रोजगार दिया हुआ है। तो पहला जैसे दिया है 2007 से 8 के बीच में, तो कितना लगभग रोजगार मिला था, 15 लाख। तो इस तरीके से बढ़ते हुए जब 2011 और 12 में आए तो वो इतना बढ़ गया था जो 17.75 लाख के रूप में वह रोजगार मिला था। जो दंड आरेख 17.6 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार, इस आरेख के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2008 से 9 से 10 और 10 से 11, फिर वह 11 और 12 में जाके किस तरीके से रोजगार के अवसर आगे बढ़े। आइए आगे देखते हैं, जिसमें औद्योगिक परिदृश्य और चुनौतियाँ, किस तरीके से उद्योग का निर्माण हुआ और उसमें क्या समस्याएं हो रही थी। उद्योग उद्योग द्वारा क्या होता है, किसी भी वस्तु को जब उत्पादन करने के लिए मशीनों, बिजली एवं विभिन्न रासायनिक पदार्थ का जब उपयोग किया जाता है, तो उसमें उत्पादन के समय कुछ उद्योग बहुत से हानिकारक पदार्थ या पदार्थों को बाहर निकालते हैं। हम आसपास जब देखते हैं तो क्या होते हैं, वातावरण प्रदूषित दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं, जैसे कल या कारखाने से जो निकलने वाली धुएं हैं और गंदे पानी के कारण भूमि, जल एवं वायु प्रदूषित को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा, और आगे बढ़ भी रहा है, इतना प्रदूषित हो गया है कि इसका प्रभाव फसल एवं स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिसके कारण लोग अनेक बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। पर्यावरण को भी प्रदूषण होने से बचाने के लिए उद्योग से निकलने वाले जो हानिकारक पदार्थ है उस पर क्या होना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए और ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि इस प्रदूषण को रोका जा सके। किंतु कहीं नियमों की कमी है और बहुत जगह ऐसा भी है जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण किसी भी उद्योग की जब स्थापना के लिए भूमि की आवश्यकता होती है तो उसमें उद्योगों की स्थापना से कृषि भूमि और वनों को क्या करना पड़ता है, काटना या फिर उसकी जगह उद्योग की स्थापना करना पड़ता है। इससे वनों एवं कृषि पर जो आश्रित लोग क्या हो जाते हैं, पलायन। इसका अर्थ होता है वे इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र चले जाते हैं। विस्थापन की जो प्रक्रिया है वह पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाती है, क्योंकि वह एक अत्यंत जटिल समस्या भी माना जाता है। प्रकृति और प्रगति पर जो संतुलन अति आवश्यक है, क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना आज समय की मांग हो चुकी है, क्योंकि इसके उत्पादन बढ़ेगा तभी क्या होगी, अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता भी होती है, लेकिन साथ ही साथ इसमें विदेशी जो निवेशों को भी आमंत्रित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे इस्पात, सीमेंट, बिजली या वैकल्पिक ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना ही सरकार की प्राथमिकता है। इससे आर्थिक विकास भी होता है। आइए आगे देखते हैं, जिसमें जैसे संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर होता है। तो संगठित क्षेत्र उसे बोलते हैं जिसमें कार्यस्थल में आते ही जहां रोजगार की अवधि एक नियमित होती है और इसके लिए जब लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत भी होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन भी करना होता है। इसे ही हम संगठित क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि इसकी जो कुल औपचारिक प्रक्रिया है वह कार्यविधि है। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत जैसे कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा लाभ तो मिलता है, लेकिन उनमें एक निश्चित समय तक काम करने की भी आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो वो नियोक्ता मतलब जो उपभोक्ता रहते हैं उनके द्वारा क्या होते हैं, अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। लेकिन नियोक्ता कभी क्या करते हैं, कई दूसरे
लाभ की प्राप्ति के लिए भी वह कार्य करते हैं। और ये लाभ क्या है? जैसे सवेतन छुट्टी, भविष्य निधि, सेवानुमोदन आदि को शामिल किया है। और वे चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार भी होते हैं। उन्हें नियमों के अनुसार क्या होते हैं? कारखाने में मालिक को पेयजल, सुरक्षित कार्य जैसी सुविधाएं भी सुनिश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें पेंशन भी प्राप्त होता है, जो वह संगठित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला देखते हैं जो असंगठित, जस्ट इसके विपरीत। जैसे कोई व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम करता है तो असंगठित क्षेत्र में क्या होती हैं? छोटी छोटी और बिखरी इकाई जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं और ये निर्मित भी होता है। इस क्षेत्र के जो नियम या विनिमय जैसे माना जाए तो उसमें, परंतु उनका अनुपालन कमजोर रूप से होता है। वे कम वेतन वाले रोजगार जो प्रायः नियमित नहीं, और यह अतिरिक्त समय काम करने या सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता। रोजगार सुरक्षित नहीं है क्योंकि वह श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया भी जा सकता है। और कुछ ऋतुओं में जब काम कम होता है तो वो लोगों को क्या करते हैं? छुट्टी भी दे देते हैं। और बहुत से लोग नियोक्ता जो है क्या करते हैं? ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्य जैसे सड़कों का विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित हैं। इस प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वे मजदूरी व श्रमिक को क्या करते हैं? लगाते हैं। इस तरीके से असंगठित क्षेत्र में काम या इसको शामिल किया गया है।